हेलो टू एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सुराज आईएएस में। और मैं आपका अपना क्रांति सर। जी हाँ, आज मैं फिर से ले आया हूँ बायोलॉजी की सीरीज। और बायोलॉजी की आज की सीरीज में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। कल आपको पढ़ाया गया था क्या क्या पढ़ाया गया था? तो पादप ऊतक की वहां पे बात की गई थी। और आज हम बात करेंगे जंतु ऊतक। और जंतु ऊतक में विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं किसी संयोजी ऊतक, जिसे आप इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो भाई आज आप क्या क्या पढ़ोगे, हम पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। आज जो आपको इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाया जाएगा वो है रक्त। रक्त क्या है? तो रक्त खुद में एक संयोजी ऊतक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम अस्थि या बोन्स के बारे में चर्चा करेंगे। उपास्थि कार्टिलेज क्या होता है इसे हम देखेंगे। स्नायु या लिगामेंट्स को हम समझेंगे। कंडरा या टेंडम क्या होता है, ये सब के सब एग्जाम्पल है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू के। फिर हम देखेंगे एरियोलर क्या होता है और वसामय ऊतक, एडिपोज टिश्यू, जिसमें कि फैट पर्सन्स जो होते हैं उससे संबंधित हम चीजों को पढ़ेंगे। और लास्ट में जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित आपको करवाया जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ताकि आपकी तैयारी एक बेहतर हो रही है, आप समझ सको। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं हम। हमारा टॉपिक वो है कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी ऊतक। अब कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक यहाँ पे चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। हो सकता है क्लैरिटी ना हो, तो आप इसे ऐसा समझेंगे जैसे इसका नाम बता रहा है। नाम बता रहा है संयोजी ऊतक, अंग्रेजी में से बोल रहे आप कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि जो कुछ कनेक्ट करे। चलो एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे कि आपकी जो त्वचा है, त्वचा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्किन, ये लीजिए स्किन, त्वचा। अब स्किन के अगर हम नीचे जाते हैं, त्वचा के नीचे, तो आपको मिलेगा मांसपेशियां, जिसे आप कह सकते हो मसल्स। ये लीजिए मसल्स लिख दिया जाए, यहाँ पे मसल्स आ गया आपके पास। अब ये स्किन और मसल्स को जोड़ने वाला कुछ तो ऊतक होना चाहिए ना, कोई तो टिश्यू होना चाहिए। तो इनको जोड़ने का जो काम करेगा, प्लस में रख देता हूं, उसे हम कनेक्टिव टिश्यू करें। ये एक एग्जाम्पल के तौर में। और वो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, हम कुछ देर बाद पढ़ेंगे इसका नाम क्या है। क्लियर हो गई ये चीज? जैसे दो हड्डियों को जोड़ने का काम कोई तो ऊतक करेगा, भाई हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम कोई तो करेगा। तो ये कौन सा ऊतक कर रहा है? क्योंकि ये जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए आप इसे बोलोगे कनेक्टिव टिश्यू। नाम हम बाद में देखेंगे। भाई कुछ तो सस्पेंस रहना चाहिए ना, अदरवाइज आप स्किप करके निकल जाओगे। तो ये डेफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर कुछ बातें जो इस लाइनिंग में लिखी गई है कि इनकी जो कोशिकाएं होती है आपस में कमजोरी होती है और वो लोकेटेड रहती है अंतर कोशिकीय अधात्री में। अब विद्यार्थियों को ना यहीं पे डाउट आता है कि सर ये कोशिकाएं आपस में कमजोरी होती है और अंतर कोशिकीय अधात्री मैट्रिक्स में धसी होती है, ये बात नहीं समझ में आया। तो आप इसे ऐसा समझिए कि मान लीजिए ये आपका कोई ऊतक है। अब ऊतक किससे बनता है? कोशिकाओं से बनता है। तो यहां पर मैंने ये लीजिए तीन चार कोशिकाएं मैंने बना दिया, परंतु आप देखो सबके सब कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना के रखे हुए। तो पहला लाइन क्लियर हो गया, कोशिकाएं आपस में कमजोरी होती है। अब जोड़ी कम है मगर इनके बीच कम्युनिकेशन तो मेंटेन करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि आप जानते हो ऊतक का मतलब ये होता है कि एक व्यवस्थित समूह होता है कोशिकाओं का जो एक समान होते हैं और एक निश्चित कार्य को करते हैं। अब निश्चित कार्य को करने के लिए इनके बीच कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक इनका लोकेशन फिक्स होना चाहिए। तो ये जिसपे लोकेटेड होगी वो या तो तरल पदार्थ हो सकता है या ठोस पदार्थ हो सकता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है। उसी को ही हम यहां पर कहेंगे, यहां देखेंगे, इसी को ही कहा जाएगा अंतर कोशिकाएं, मतलब दो कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय अधात्री, जिसे आप अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहते हो। मतलब कि अगर मैं डिफाइन करना चाहूं या कलरफुल करूं तो ये देखिए, ये सब के सब ये जो गैप दिखाई दे रहा है, ये जिसमें लोकेटेड है, पिंक पिंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो अंतर कोशिकीय अधात्री या इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स है। अब ये इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स कैसे हो सकता है भाई? तरल पदार्थ हो सकता है, जैसे कि ब्लड में हमको तरल मिलेगा, हड्डियों में जाएंगे तो ठोस आपके पास मिलेगा। तो अलग अलग कार्यों के अनुसार ये हो सकता है। ये आप याद रखो कि ये पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखेंगे हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को, तब ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले उदाहरण में आपका रक्त दिखाई देता है। ये देखिए डायग्राम आपका इस साइड है रक्त। अब रक्त है संयोजी ऊतक का। भाई रक्त को हम संयोजी ऊतक क्यों बोल रहे? भाई पहला क्वेश्चन तो आपके माइंड में उठना चाहिए कि सर ये बात तो समझ में आ गई कि संयोजी ऊतक मतलब कि जो किसी दो चीज को कनेक्ट करेगा। भाई रक्त कैसे कनेक्ट करता है सर, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो कॉमन सेंस है, देखो कॉमन सेंस। आप जानते हो कि हमारे लंग्स में, अगर मैं लंग्स से शुरुआत करूं, वहां से जो ऑक्सीजन वहां पे स्टोर हुआ, भाई आपने ब्रीथ किया, श्वसन प्रणाली के अंतर्गत ऑक्सीजन लिया गया। अब इस ऑक्सीजन को यहां से
ले जा करके कहाँ ले जाया जाएगा भाई, जैसे हार्ट है आपके पास लंग्स है, वहां से जो पदार्थ निकल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, तो उस ऑक्सीजन को अलग अलग अंगों तक पहुंचाना है। तो ये अंगों को पहुंचाने तक कौन कार्य करेगा भाई, ब्लड कार्य करेगा। तो ब्लड जोड़ रहा है ना डिफरेंट डिफरेंट अंगों को, किसके माध्यम से भाई, ऑक्सीजन देने के हिसाब से जोड़ रहा है, हार्मोन्स देने के लिए जोड़ रहा है, या फिर हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका उत्सर्जन करना पड़ता है, तो किडनी के पास ले जा लेगा, लीवर के पास ले जा लेगा ताकि बाहर की ओर निकाला जा सके। तो कौन ले जा रहा है, ब्लड ले जा रहा है ना, तो ब्लड जोड़ रहा है ना, इसलिए ब्लड को बोला जाता है कि ये कनेक्टिंग टिश्यू है या फिर संयोजी ऊतक है। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब हमको ब्लड की संरचना पर जाना पड़ेगा। जब हम ब्लड की संरचना पर जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये देखें, यहाँ पर आपके पास एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। अब मैं अगर विशेष तौर पर अगर बात करूं तो देखिए, अगर इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम बना दिया जाए, मान लीजिए ये आपके पास ऐसा कुछ ब्लड है, ब्लड का एक ऊतक या फिर ब्लड टिश्यू मैंने बना दिया, रक्त ऊतक, और ये संयोजी ऊतक है, इस तरीके से बना दिया। तो ब्लड में जो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होगा, अंतर कोशिकीय अधात्री होगी, इसके अंतर्गत ये पूरा इसके अंतर्गत जो रहेगा वो कैसा रहेगा, तो वो रहेगा आपके पास एक तरल पदार्थ के तौर पर, यहाँ पर पूरा तरल पदार्थ। और उस तरल पदार्थ को क्या कहेंगे, तो उस तरल पदार्थ को कहा जाता है प्लाज्मा। तो इसके अंतर्गत जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, प्लाज्मा। वो आप याद रखोगे, प्लाज्मा, ये तरल पदार्थ। अब बात उठती है, हो सकता है प्रश्न आपसे पूछ दे कि प्लाज्मा किस किस से बना होता है, तो प्लाज्मा किस किस से बना होता है वो आप याद रखोगे, प्रोटीन, नमक और हार्मोन, ये आप याद रखोगे। क्लियर हो गई ये चीज। चलिए प्लाज्मा हमने बना दिया, अंतरकोशिकीय अधात्री हमने बना दिया तरल रूप में। अब इसमें हमको सेल्स को फिट करना है, कोशिकाओं को फिट करना है, तो मेनली आप 3 नाम पढ़ोगे। यहाँ डायग्राम में जो दिख रहा है रेड कलर का जो आपके पास दिखाई दे रहा है यहाँ डायग्राम में, वो कहलाता है RBC। क्लियर आपको दिखाई दे रहा है ये डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए ये जो रेड है ये कहलाता है RBC। तो यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ RBC। यहाँ देखिए RBC आपके पास मिलेगा, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपके पास। दूसरा आपके पास इसी डायग्राम में दिखाई देगा WBC। तो WBC कौन सा है, ये देखिए यहाँ पे ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है, या फिर यहाँ मैं बना देता हूँ, ये क्या है WBC। तो आपको एक और मिल गया WBC। अब इसके साथ तृतीय नाम आपको याद रखना है। डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दिखाई देगा कि ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है प्लेटलेट्स। ये सब क्या है मैं बाद में थोड़ा समझाऊंगा। तो तृतीय आप नाम लिख लो, यहाँ पे प्लेटलेट भी आपके पास मिलेगा, प्लेटलेट्स। अब बस इन्हीं चीजों पर आपको मेनली फोकस करना है। प्लाज्मा का तो संरचना आपको बता दिया गया कि प्लाज्मा किससे बनेगा भाई, प्रोटीन से, नमक से, हार्मोन से। क्लियर हो गई चीज। अब हम जाते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स क्या है, इसको समझने के लिए। क्लियर हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले देखो मैंने RBC रखा, रेड कलर का आपके पास यहाँ भाई दिखाई दे रहा है। तो रेड कलर की RBC जो है, जिसको आप लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, देखो कोशिका नहीं बोल रहा हूं, रेड ब्लड सेल नहीं बोलना, क्या कहोगे आप इसे, आप इसे कहोगे लाल रक्त कणिकाएं। भाई लाल रक्त कणिकाएं जो कह रहा है, इसमें विशेष तौर पर आप याद रखोगे कि जो RBC होता है एक सेल की भांति या कोशिका की भांति तरह हम इसे इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसका अपना न्यूक्लियस हमको दिखाई नहीं देता, आप ये याद रखोगे। दूसरा जो है आपके पास WBC जो है वहां पर आप इसे हिंदी में कहते हो श्वेत रक्त कणिकाएं। अब WBC में एक अंतर यह है कि WBC का अपना कोशिका की तरह केंद्रक होता है, आप ये याद रखोगे। ये जो WBC यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसका अपना केंद्रक होगा, और इसका जो केंद्रक होता है इस तरीके का, मान लीजिए ये WBC है, इस WBC का एक सेल कोशिका में बना दिया, इसका अपना केंद्रक होगा, और इसके माफ करिएगा चारों तरफ इस तरीके से व्हाइट लाइनिंग आपको दिखाई देगी, और इस व्हाइट लाइनिंग की ही वजह से इसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है, ये भी आप याद रखोगे। क्लियर हो गया। अब तीसरा क्या बचा आपका, प्लेटलेट्स। अब ये जो प्लेटलेट्स आपके पास दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लैक ब्लैक से मैंने कलर यहाँ पे किया हूं, ये प्लेटलेट्स क्या होता है, तो इसकी भी अपनी कोशिका की भांति यहाँ पर एक केंद्रक नहीं होगा, ठीक वैसे जैसे कि RBC में नहीं है। इतना क्लियर हो गया। अब बात उठती है कि भाई इनका कार्य क्या है, इसे भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये जो हम रेड ब्लड सेल्स यहाँ पे जो बना रहे हैं, माफ करिए, जो हम यहाँ पर RBC बना रहे हैं, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, इसका प्रमुख कार्य होता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा दूसरे अंगों तक। क्लियर हो गई ये बात।
अब बात होती है WBC की, जो हम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे WBC है, ये आपके पास WBC, ये आपके पास WBC। तो WBC का कार्य क्या है? WBC का मुख्य कार्य होता है टू फाइट अगेंस्ट द एनी इन्फेक्शन। किसी भी प्रकार के आपके बॉडी में इन्फेक्शन हो रहे हैं उसके अगेंस्ट विरोध में ये कार्य करेगा और आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। ये WBC दो हो गए। तीसरा, अब हमने देखा कि ये प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट्स है। तो प्लेटलेट्स का कार्य क्या है भाई? प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य ये होता है, जैसे कि मान लीजिए आपकी त्वचा कट गई, कटने के बाद ब्लड निकलना चालू हो जाता है। अब ब्लड निकलते रहेगा लगातार तो भाई आपको हानि हो सकती है। तो आप देखिएगा उस वहां पे थक्का जम जाता है, तो ये थक्का जमाने का कार्य जो करेगा वो प्लेटलेट्स करेगा। हो गया, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ विद्यार्थियों, फिर से मैं आपसे कह रहा हूं भाई, अगर आपको क्रांति सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा, अगर ये टॉपिक बेहतर लग रहा है मेरे कोई भी लेक्चर, तो कमेंट करके जरूर बताया करो। इससे ना मोटिवेशन मिलता है that I should make a quite good video so that you should learn something for your upcoming examination। तो कमेंट करके जरूर बताया करो कि क्रांति से पढ़ा कैसे रहे। और हाँ, पीडीएफ की तो बिल्कुल चिंता ना करो, पीडीएफ निःशुल्क भेज दिया जाएगा। आप बस कमेंट करिए, आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और आपको निःशुल्क दे दिया जाएगा सारे पीडीएफ। चलिए नेक्स्ट जो अब आती है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू का या फिर संयोजी ऊतक का, तो वो है अस्थि, जिसे आप भाई बोन्स भी कहते हो। अब अस्थि और बोन से संबंधित चीजों को समझते चलिए। देखिए, जब हम बात अस्थि की करते हैं, जैसे कि हमें बोन्स दिखाई दे रहा है, इसका प्रमुख कार्य क्या है भाई? प्रमुख कार्य, अगर आप कंकाल याद है ना, कंकाल, अगर मान लीजिए मैं मेरी बॉडी से पूरा मांसपेशी हटा दूं, स्किन हटा दूं, तो क्या बचेगा? मेरा कंकाल ही बचेगा ना। तो कंकाल क्या देता है? एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। सबसे पहले तो आप ये याद रखो, तो ये शरीर को क्या प्रदान करता है? तो एक आकार प्रदान करता है, ये आप याद रखिए। अब यहां समझिए, अगर ये आकार प्रदान कर रहा है शरीर को, इसका मतलब कि जो मांसपेशियां हैं और शरीर के जो मुख्य अंग हैं उनको क्या दे रहा है? वो एक सहारा दे रहा है ताकि आपका एक परफेक्ट स्ट्रक्चर दिखाई दे। भाई अगर आप मेरा कंकाल को निकाल लोगे तो आप मेरा जो फेस अभी देख रहे हो वो कब देख पाओगे? कंकाल ही नहीं रहेगा। तो कंकाल रहेगा तभी तो उसके ऊपर मांसपेशियां आएगी, तभी तो उसके ऊपर स्किन आएगा, तब आज जो मैं आपको क्रांति सर दिख रहा है वो दिखूंगा ना। तो ये एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, आकार प्रदान करता है। ये क्लियर हो गया। अब कॉमन सेंस है, देखो अगर ये हड्डियों का मुख्य कार्य आकार प्रदान करना अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये हड्डी जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया हूं, ये देखिए, अगर इसका प्रमुख कार्य आपको यहाँ पर आकार देना है, तो इसकी अंतर कोशिकीय अधात्री कैसे रहेगी? अंतर कोशिकीय अधात्री इसकी कैसे रहेगी? तो ठोस अवस्था में रहेगी, तभी तो आकार प्रदान कर पाएगा। तरल अवस्था में रहे तो कैसे होगी? तो वो भी आप याद रखोगे। कैसे रहेगी? ऊतक मजबूत होगा। यहाँ देखो, ऊतक मजबूत और कठोर होगा। अस्थि की जो कोशिकाएं हैं वो किस में रहेगी? कठोर आधात्री में रहेगी। ये भी समझ में आ गया। अब बात उठती है कि भाई कठोर आधात्री में होगा, तो सर इससे पहले आपने ब्लड पढ़ाया, ब्लड में आपने बताया तरल, और तरल को आपने बोल दिया कि वो प्लाज्मा है। तो सर इसमें अगर ठोस जो है वो किसकी वजह से? तो याद रखना, इसकी जो अधात्री है वो बनेगा कैल्शियम। किससे बनेगा? कैल्शियम। और दूसरा नाम आप याद रखोगे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, ये दो नाम याद रखोगे, जिसकी वजह से यहाँ पे कठोरता प्रदान हो रही है भाई। इसीलिए तो अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो जाए तो आप कैल्शियम की गोली लेते हो ना, कैल्शियम की गोली। चलिए इतना तो समझ में आ गया आपके पास। आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसी में ही बात करें और मैं इस अस्थि या बोन्स के अंदर अगर जाता हूं, सेल्यूलर स्ट्रक्चर की अगर बात किया जाए, कोशिका से बना ऊतक, उनकी संरचना पे अगर हम जाते हैं, तो यहां पर जो आपका डायग्राम दिख रहा है, यहां देखिए, यहां पे आपका डायग्राम दिखाई दे रहा होगा ये। तो आप इतना याद रखो, जैसे कि अभी हमने देखा रेड ब्लड सेल में प्लाज्मा, प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, ठीक वैसे ही यहां पर भी इस ऊतक के अंतर्गत आपको अलग अलग, यहां देखिए, अलग अलग इस तरीके से जो पिंक पिंक हो रहा है, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं ब्लैक कलर से, ये सब के सब आपकी कोशिकाएं ही हैं। क्या है ये? तो कोशिकाएं हैं। अब ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं का नाम काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये बोन के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, तो इस कोशिका का नाम आता है ऑस्टियोसाइट। आप ये याद रखोगे, क्या नाम है? OSTEOCYTE, ऑस्टियोसाइट कहते हैं इसे, ये आप याद रखो। अब ऑस्टियोसाइट सेल तो मिल गया भाई, सेल मिल गया, तो ये जितने भी विभिन्न आपके पास सेल दिखाई दे रहे, जो सबके सब ऑस्टियोसाइट है, इनके बीच कम्युनिकेशन भी तो होना चाहिए, मैसेज भी तो पहुंचाइए। कार्य क्या करना है? तो मैसेज पहुंचाने के लिए अब आपके पास यहां पर इस तरीके की जालनुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा।
ऐसा ऐसा, यहाँ देखिए ये ऐसा जालनुमा। तो ये जो जालनुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है कैनेलिक्यूलाई। क्या कहेंगे? जो जाल जैसा स्ट्रक्चर जो कोशिकाओं के चारों तरफ आपके पास यहाँ दिखाई दे रहा है तो इसे कहेंगे कैनेलिक्यूलाई, CANALICULI। ये आप याद रखोगे, कैनेलिक्यूलाई काफी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे हम देखते हैं कि दे रहा है यहाँ पर फोटो में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए दो अस्थियां आपको दिखाई दे रही है, अस्थि, या फिर यहाँ पर आपको पास दिखाई दे रहा है हड्डी। ये देखिए ये है हड्डी या फिर बोन, और इस बोन के मध्य में, अगर मैं बोन के मध्य की बात करूं तो यहां देखिए ये बोन के बीच में आपको कुछ इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स या आधात्री दिखाई देगी। ठीक, अभी इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स या आधात्री क्या है? ये आधात्री जो है ये एक ठोस अवस्था में है। यहाँ देखिए ठोस अवस्था में है, जिसे हम कहेंगे विशेष तौर पर यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है उपास्थि। क्या कहा जाता है? उपास्थि, जिसे इंग्लिश में आप कार्टिलेज कहते हो। अब बात उठती कि सर ये जो उपास्थि या फिर कार्टिलेज जो दिया गया है ये किस लिए दिया गया है? भाई ये जो दो हड्डी है ना, दो हड्डियों के बीच में ये एक स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। स्मूथनेस क्या प्रोवाइड करेगा? स्मूथनेस, मतलब कि दो हड्डियों के मध्य अगर आप देखोगे उनके जोड़ों के मध्य, तो वहां पे ये चिकना वाली एक व्यवस्था बनाए रखता है, स्मूथनेस। क्यों? अगर ये चिकनापन यहां नहीं बनाएगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। भाई फ्रिक्शन होगा तो इशू क्रिएट होगा ना दो हड्डियों के बीच। अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा तो आपको दर्द भी हो सकता है। तो ये चिकनापन बनाने का कार्य करता है। कौन? उपास्थि, दो हड्डियों के मध्य, इसलिए इसे संयोजी ऊतक के अंतर्गत लिया गया। अब अगर हम इसके अंतर कोशिकीय आधात्री में जो कोशिका रहती है उस कोशिका के बारे में जानना चाहे तो आप याद रखोगे यहां पर जो कोशिका पाई जाएगी, यहां पर जो कोशिका पाई जाएगी उस कोशिका का नाम होता है कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या नाम होता है? कॉन्ड्रोसाइट्स। आप ये याद रखो। दूसरा आपसे प्रश्न कर सकता है कि सर ये दो हड्डियों के बीच में जो उपास्थि या कार्टिलेज की आप बात करो, जो कि चिकनापन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है या बना रखा है, वो किससे बना है? तो ये जो बना हुआ है वो प्रोटीन और शुगर, वो आप याद रखो, प्रोटीन और शुगर से बना हुआ है। इतना क्लियर हो गया? अब आपके पास ये भी पूछ सकता है कि ये जो कार्टिलेज है या उपास्थि, क्या ये सिर्फ दो हड्डियों के मध्य ही मिलता है? तो नहीं, ये सिर्फ दो हड्डियों के मध्य ही नहीं मिलेगा। ये जैसे कि नाक, कान, क्या कहा मैंने? नाक, कान, कंठ, श्वास नली, ये सब स्थानों में ये मिलता है। ये भी आप याद रखोगे। श्वास नली में स्पेशली लैरिंक्स की बात की जा रही है, ठीक है, जिसे आप जहां पे वोकल कॉर्ड भी मिलेगा, वोकल कॉर्ड भी। ठीक, तो ये क्लियर हो गई चीज। ये सारी स्थानों में पाया जाता है। और अगर हम हमारे इसी लेक्चर को थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो उपास्थि के बाद जो इंपॉर्टेंट आएगा वो है लिगामेंट्स, जिसे आप स्नायु भी कहते हो, लिगामेंट्स या स्नायु। अब देखिए दो हड्डियों के बीच में हमने चिकनापन बनाए रखने के लिए क्या लाया? उपास्थि लाए। अब उन्हीं दो हड्डियों को जोड़ने का काम भी तो कोई ना कोई करेगा। तो दो हड्डियों को जब हम जोड़ने की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा वो कहलाता है लिगामेंट्स। क्या कहलाएगा? लिगामेंट्स। तो ये लिगामेंट्स भी एक क्या है? संयोजी ऊतक, जिसे हिंदी में आप क्या कहोगे? स्नायु। ठीक, यहां पे देखिए ये कई प्रकार यहाँ पे हड्डियां आपको दिखाई दे रही है, जिसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो लिगामेंट्स कर रहा है। लिगामेंट्स जैसे कि देखा जाए, यहां देखेंगे लिगामेंट्स आपके पास है। तो लिगामेंट्स की अगर कार्य पूछा तो याद रखेंगे लिगामेंट्स का कार्य क्या है? लिगामेंट्स का कार्य है कि ये आपस में दो हड्डियों को जोड़े। अब दो हड्डियों को जोड़ने का काम लिगामेंट्स कर रहा है। अब अगर लिगामेंट्स कर रहा है तो यहां से संबंधित आपके पास प्रश्न ये पूछ सकता है कि भाई आपने जोड़ तो दिया इसे, अब जोड़ने के लिए आप देखोगे जब दो हड्डियों को आप जोड़ते हो तो दोनों हड्डियां एकदम ठोस अवस्था में नहीं हो जाती। भाई इसको कार्य भी तो करना है। अब अगर इन हड्डियों को कार्य करना है तो इसमें कुछ तो लचीलापन लाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें लचीलापन लाने के लिए दो फाइबर काम करेंगे या रेशे काम करेंगे। वो रेशे जो कार्य करेंगे उसे आप कहते हो कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर। तो कोलेजन फाइबर जो है वो क्या प्रदान करेगा? लचीलापन। और इलास्टिक फाइबर जो है वो प्रदान करेगा इलास्टिसिटी, कि कितनी चीजें लम सकती है। इलास्टिक, ये एस, सिंगल एस है, इलास्टिसिटी।
ये आप याद रखोगे। क्लियर हो गया। अब अगर मान लीजिए अगर आपसे ऐसा कोई प्रश्न कर दे कि भाई यहां पर आपने कोलेजन फाइबर बता दिया ताकि लचीलापन मिले, यहीं पर सर आपने इलास्टिक फाइबर बता दिया ताकि उसकी लॉन्गिविटी या कितना वो तन सकता है उसके बारे में बताया, तो सर ये किससे निकलता है, किस कोशिका से निकलता है? तो आप याद रखोगे जिस कोशिका से निकलता है उसको फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं, फाइब्रोब्लास्ट। क्लियर हो गया। हमने क्या क्या देखा? लिगामेंट्स। लिगामेंट्स दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, दो हड्डियों के बीच आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसमें अपना लचीलापन होता है, इसमें कोलेजन फाइबर, और इलास्टिसिटी जो प्रोवाइड करेगा वो कौन है? इलास्टिक फाइबर। किससे निकलते हैं? तो फाइब्रोब्लास्ट। क्लियर। चलिए, ये होने के बाद अब हमारे पास बात उठती है सर आपने दो हड्डियों को तो जोड़ दिया, मगर हड्डियों के साथ अगर मांसपेशी ना जोड़े तो कार्य कैसे होगा? जी हाँ, तो हड्डियों के साथ मांसपेशी को जोड़ने के लिए अब विशेष तौर पर जिस संयोजी ऊतक की बात आएगी उसे हम कहते हैं टेंडम, और हिंदी में आप उसे बोलोगे कंडरा। तो टेंडम या कंडरा का कार्य होगा हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ना। डायग्राम में यहां देखते हैं, यहां देखेंगे, यहां देखें, ये रहा आपके पास हड्डी से जुड़ा हुआ मांसपेशी, और इसको यहां देखेंगे, ये रहा पूरा का पूरा आपके पास हड्डी का एक डायग्राम। ये देखिए हड्डी या फिर बोन जो कि किससे जुड़ा हुआ है? मांसपेशी से जुड़ा हुआ है, और इसको मांसपेशी से जोड़ने का कार्य कौन किया? तो टेंडम ने किया। परंतु आप जानते हो कि इसमें भी थोड़ा लचीलापन बना रहता है। भाई लचीलापन नहीं रहेगा तो आप जानते हो मांसपेशियों का विशेष कार्य क्या होता है? संकुचन करना और संकुचन करना, सिकुड़ेगा और फैलेगा, तभी तो इस तरीके से कार्य कर पाएगा। अगर मैं हैंड्स की अगर बात कर दूं तो इसके लिए लचीलापन होना चाहिए, और लचीलापन होने के लिए कौन सा फाइबर होना चाहिए? तो कोलेजन फाइबर। आप याद रखोगे किसकी उपस्थिति होनी चाहिए? कोलेजन फाइबर की उपस्थिति होनी चाहिए। क्लियर हो गया ये चीज। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आता है आपके पास एक और संयोजी ऊतक जिसे आप बोलोगे एरियोलर। अब एरियोलर का प्रमुख कार्य क्या है? भाई अगर हम एरियोलर के प्रमुख कार्य की अगर बात करें तो अभी आपने देखा है हड्डी को आपने मांसपेशी से जोड़ दिया, ठीक है, मगर मांसपेशी को त्वचा से भी तो जोड़ना होगा। त्वचा ऊपरी परत जो सुरक्षा प्रदान करती है, तो मांसपेशी और त्वचा को जोड़ने के लिए जो प्रमुख कार्य करेगा वो कुछ और नहीं बल्कि एरियोलर। ये आप याद रखोगे। कौन ये कार्य करता है? तो ये कार्य करेगा एरियोलर, त्वचा और मांसपेशियों को जोड़ने का। चलिए आपने त्वचा और मांसपेशियों को जोड़ दिया, पर क्या सर ये सिर्फ त्वचा और मांसपेशियों के मध्य ही मिलता है? नहीं, और भी स्थान है, जैसे कि रक्त नलिका के चारों तरफ आपको मिलेगा। और कहां मिल सकता है सर? ये मिलेगा आपको अस्थि मज्जा, बोन मैरो में पाया जाएगा। अब बात ये उठती है कि सर इसका प्रमुख कार्य हमें क्या दिखाई दे रहा है? अगर प्रमुख कार्य देखें तो ये ऐसे अंगों में जहां दिखाई दे रहा है जहां पे खाली जगह है, खाली जगह को अगर ये भर रहा है मतलब आंतरिक अंगों को क्या दे रहा है? सहारा प्रदान करता है। और तो और जो महत्वपूर्ण बात है इस एरियोलर की वो ये है कि अगर मान लीजिए कोई ऊतक में किसी प्रकार की खराबी आ गई है तो उसके मरम्मत करने का भी कार्य यही करता है। ये भी महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गया। अब इस एरियोलर में इतना जानने के बाद हमें ये जानना पड़ेगा इसके स्ट्रक्चर को लेकर के। हम स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ देखिए डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये सर ये एरियोलर बनता किससे? जब ये एरियोलर बनता किससे, अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप याद रखोगे ये बनेगा प्रोटीन से। किससे बनेगा? ये प्रोटीन से बनेगा। अब देखिए आपने त्वचा हो गया, त्वचा के अंदर मांसपेशी है, उसके बीच उदाहरण के तौर पर हमने एरियोलर रखा ताकि वो इनको जोड़ने का कार्य करे, तो इसमें कुछ ना कुछ लचीलापन होना चाहिए। और जहां बात लचीलापन या लॉन्गिविटी की आती है, जिससे अब ये कितना तन सकता है, तो दो फाइबर आप याद रखोगे, वो है कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर भी यहां पर प्रेजेंट होगा। अब ये कोलेजन फाइबर, ये इलास्टिक फाइबर निकलता किससे? तो मैंने बताया फाइब्रोब्लास्ट से निकलेगा। अब डायग्राम आप देख लीजिए। अगर हम डायग्राम में चलते हैं तो यहां देखेंगे ये इस तरीके का जो आपके पास रेशे रेशे जो दिखाई दे रहे हैं, रेशे, ये है कोलेजन फाइबर। और ये कोलेजन फाइबर निकल कहां से रहा है? ये देखिए ये है फाइब्रोब्लास्ट, ये है फाइब्रोब्लास्ट। और इस फाइब्रोब्लास्ट से निकला क्या? कोलेजन फाइबर, जो कि उसको क्या दे देगा? लचीलापन देगा। साथ ही साथ ये इस तरीके की नली जैसी दिख रही, नली नहीं, ये भी एक रेशा ही है। ये जो रेशा है ये क्या है? इसे कहते हैं रेक्टिकुलर फाइबर। क्या कहेंगे इसे? रेक्टिकुलर फाइबर। तो ये रेक्टिकुलर फाइबर क्या करता है? एक प्रकार की संरचना में ये मदद करेगा। यहीं पर ही आपके पास एक और रेशे के तौर पर दिखाई देगा
तो जो एक और रेशे के तौर पे दिखाई देगा उसे ही हम कहते हैं इलास्टिक फाइबर। जो कितना तन सकता है वो ऊतक, उस पर ये निर्भर करता है। क्लियर हो गया। अब यहीं पर ही आपके पास प्लाज्मा सेल भी दिख रहा है, ये भी आप याद करके रखोगे। तो ये थे इसके संरचना को लेकर के एरियोलर। हमारे इसी संयोजी ऊतक को में लास्ट जो टॉपिक आएगा वो है वसामय ऊतक। अब वसामय ऊतक को अंग्रेजी में बोला जाता है एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू क्या है? एडिपोज टिश्यू मतलब ये एक्चुअल में क्या है, स्किन में आपने देखा होगा स्किन के जस्ट नीचे फैट जो होता है वो जमा हो जाता है, फैट जो होता है वो जमा हो जाता है या वसा जमा हो जाता है। तभी तो देखना आप लोग क्या कहते हो, भाई ये काफी मोटा हो गया। वो मोटा क्यों हो गया? क्योंकि उसमें जो वसा है ना वो जमा हो चुका है। तो ये जो वसा जो जमा हो जाता है त्वचा के जस्ट नीचे पाया जाएगा, ये इसी को ही आप कहते हो वसामय ऊतक, एडिपोज टिश्यू। क्या कहोगे आप? एडिपोज टिश्यू। और उस एडिपोज टिश्यू में किसका जमा हो रहा है? तो आपने देखा वसा। क्लियर हो गया। अभी जो वसा जो जमा हो रहा है वो कहां पर जमा होगा? तो वसा की गोलिकाएं होती है जिसे हम क्या कहते हैं? फैट ग्लोब्यूल्स। यहां देखो ये है आपके पास फैट ग्लोब्यूल्स, ये है फैट ग्लोब्यूल्स। क्लियर हुआ। और ये न्यूक्लियस है, मतलब कि ये सेल है, सेल कोशिका। और इस कोशिका के अंतर्गत आपके पास क्या दिखाई दे रहा है यहां पर? तो फैट ग्लोब्यूल, जिसे वसा की गोलिकाएं कहते हैं, जिसमें कि जमा हो जा रहा है। ठीक है। अब ये जो यहां पर वैसे तो बहुत सारे यहाँ पे कोशिकाएं पाई जाएगी, मगर प्रमुख तौर पे जो कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक कोशिका बनाया है, इसका केंद्रक है, इसे आप याद रखोगे, इसे कहा जाता है एडिपोसाइट। एडिपोसाइट ये आप याद रखोगे। साथ ही साथ आप ये याद रखोगे कि ये जो वसा यहाँ पर जमा हो चुका है, जो फैट जमा हो गया, जिसके कारण आप मोटे दिखाई देते हो, उसमें पाया जाएगा लिपिड। क्या पाया जाएगा? लिपिड। और इसी लिपिड के माध्यम से ही जो शरीर होता है उसमें ऊर्जा प्रदान होती है। मतलब आपका ही फैट जब आप भोजन नहीं करो तो इसी फैट को शरीर इस्तेमाल करेगा लिपिड के तौर पर और ऊर्जा प्रदान करेगा। ये भी एक पॉइंट याद रखोगे। सर ये और कहां कहां मिलेगा? स्किन के नीचे तो आपने बता दिया, तो ये अन्य स्थान जैसे कि ब्रेस्ट टिश्यू में मिलेगा, बोन मैरो में मिलेगा, ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट आप देखोगे जब ये स्किन के नीचे मतलब कि एक मोटी परत बना रहा है, तो इसका एक और कार्य हमको ये दिखाई देता है कि ये बाकी जो अंग है उसके नीचे जो अंग रहेंगे, जैसे कि इतना मोटा आपके पास परत हो गया भाई, ये स्किन है, स्किन के नीचे यहाँ पर आपने जमा कर दिया। अब यहाँ पर जो बाकी अंग दिखाई देंगे उनको एक कुशन प्रोवाइड करेगा, ये कुशन देता है, जिसे हम बोलते हैं सुरक्षात्मक पैडिंग देता है, ताकि किसी प्रकार से उसको नुकसान ना पहुंच जाए। ये भी इसका एक कार्य हमें दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें तो ये किस तरीके से कार्य करेगा? ऊष्मीय कुचालक। सर ये ऊष्मीय कुचालक की तरह कैसे कार्य कर रहा है, इसे आप समझिए। भाई स्किन के नीचे एक मोटी परत आ गई, तो मोटी परत आ गई तो ये ऊष्मीय कुचालक में इंसुलेटर की तरह कार्य करने का मतलब ये होता है कि बहुत अत्यधिक गर्मी का एक पतले व्यक्ति के कंपैरिजन में, तुलना में, जो मोटे व्यक्ति या फिर जो ओबेसिटी जिनमें हो चुकी है, जिनमें फैट ज्यादा जमा हो गया है, उनमें ठंड को लेकर के या गर्मी को लेकर के उतना अत्यधिक प्रभाव नहीं दिखाई देगा जितने एक पतले व्यक्ति को दिखाई देता है। उसका कारण यह है सिर्फ और सिर्फ फैट का वहां पे जमा हो जाना, इसलिए कहा जाता है ये ऊष्मीय कुचालक का भी कार्य करता है। चलिए इतना जानने के बाद अब बातें आती है हमारी प्रश्नों को लेकर के। प्रश्नों को हल किया जाए। सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया आपके पास? देखें पहला प्रश्न दिया गया उपास्थि नहीं पाई जाती। भाई उपास्थि कहाँ नहीं पाई जाती? तो अगर दिया हुआ है नाक, कान, स्वर यंत्र, यहां तो पाया जाता है। उपास्थि मतलब कार्टिलेज जो कि फ्लेक्सिबल होता है, तो कहां नहीं पाया जाएगा? वृक्क मतलब कि किडनी। उत्तर हो गया। चलो आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति के साथ दुर्घटना हुई है जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां टूट गई है। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? ए कंडरा टूटना, बी कंकाल की मांसपेशियों का टूटना, सी लिगामेंट का टूटना और डी एरियोलर ऊतक का टूटना। तो याद रखेंगे इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा लिगामेंट का टूटना। किसका टूटना? लिगामेंट। तो लिगामेंट याद करिए, मैंने बताया था 2 हड्डियों के बीच स्मूथनेस, चिकनापन बनाए रखने के लिए कार्टिलेज, और हड्डियों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? लिगामेंट, इसलिए बोला जाता है लिगामेंट का टूटना। और टेंडम अगर बोलेगा यहाँ पे, तो टेंडम जिसको कंडरा बोलते हैं, तो टेंडम क्या मांसपेशी से जोड़ता है, हमने देखा था ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रश्न क्रमांक
3। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया। कथन बोल रहा है अस्थि शरीर को आकार प्रदान करता है। कारण में बोल रहा है अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में धसी होती है। कथन और कारण दिया गया है। यहां पर हमको एलिमिनेशन राउंड चुनना पड़ेगा। 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं। पहला बोल रहा है कथन अस्थि शरीर को आकार प्रदान करता है। बिल्कुल बात सही भाई। बोन आता है तो आपका स्केलेटन बनता है। स्केलेटन की वजह से एक आकार मिलता है। तो पहला तो आपके पास स्टेटमेंट सही है। और अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो इसके हिसाब से ए जहां जहां गलत है उसको हटा दो। तो ए गलत कहां पे हो रहा है? डी में। तो ए आपके कट गया। बचा क्या? आर को पढ़ लेते हैं। आर बोल रहा है अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में धसी होती है। बात बिल्कुल सही है। इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स जो है अंतर कोशिकीय अधात्री वो कठोर होती है तभी तो वो क्या देगा? एक कठोरता प्रदान करेगा। कठोरता प्रदान करेगा तो एक स्ट्रक्चर बनेगा। तो आर भी आपका सही है। तो जहां आर गलत है बोल रहा है उसको आप कट कर दीजिए। बचा ए और बी। अब ए और बी में से कौन सही है, कौन किसकी व्याख्या करता है, कौन नहीं करता, उसके लिए आप बीच में क्योंकि लगा लो। चलो, अस्थि शरीर को आकार प्रदान करता है क्योंकि अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में धसी होती है। तो बिल्कुल बात सही। कठोर अधात्री में धसी होने की वजह से इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स के बीच अत्यधिक गैप दिखाई नहीं दे रहा है जिसकी वजह से कठोरता प्रदान करता है। तो कारण भी सही आ रहा है। तो क्या आ जाएगा? व्याख्या नहीं करता है तो बात गलत है। व्याख्या कर रहा है तो ये आपका सही। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर बनता है। अब स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लेकर के आते रहूं तो आप